हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें सभी नोटिफिकेशन तुरंत पाने के लिए। नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल जीके स्टडी पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। साथियों, हम रीट लेवल 2 SST का जो नया सिलेबस में जो नए पार्ट जुड़े हैं, जिसकी बीमा एवं बैंकिंग प्रणाली वाली यूनिट कर रहे थे, जिसमें अपन ने बीमा एवं बैंकिंग के प्रकार वगैरह पढ़ लिए थे। और आज उसी यूनिट का अपन सेकंड टॉपिक करने वाले हैं, भारतीय रिजर्व बैंक और उसके कार्य। तो साथियों, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अच्छे क्वेश्चन बनेंगे, तो आप इसके साथ पूरे वीडियो में जुड़े रहिएगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए साथियों, वीडियो शुरू करते हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक और उसके कार्य, ये जो पोर्शन है ये RBSE की बुक से है, तो काफ़ी ऑथेंटिक है, कोई शक की बात नहीं है इसमें। तो शुरू करते हैं। हमारे देश में भारतीय रिजर्व बैंक देश का केंद्रीय बैंक है। प्रश्न ये बन सकता है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, तो भारतीय रिजर्व बैंक। इसका कार्य देश की बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली को विनियमित करना, उसकी निगरानी करना है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना सन 1935 में हुई। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। अब भारतीय रिजर्व बैंक के मुख्य कार्य निम्नलिखित है। भारतीय रिजर्व बैंक के कुछ मुख्य कार्य लिखे हुए। पहला है मौद्रिक प्राधिकारी के रूप में। दूसरा, मुद्रा अर्थात करेंसी जारी करना, करेंसी भी भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है। तीसरा, सरकार का बैंकर और उसका ऋण प्रबंधक, सरकार का बैंकर और उसका ऋण प्रबंधक, ठीक है। फिर बैंकों के लिए बैंकर, बैंकों के लिए भी एक बैंकर है। फिर वित्तीय संस्थाओं का विनियमन एवं पर्यवेक्षण करना, यानी कि सारे बैंकों की या जितनी भी वित्तीय संस्था है सभी का निगरानी करना है, पर्यवेक्षण करना है। फिर विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करना। ये जो है मुख्य जो है भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य है। आप इनके जो है नोट्स बनाते रहिए साथ के साथ, क्योंकि प्रश्न आ जाएगा कि कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है या फिर कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य है। ये सब जो है नोट्स बनाते रहिएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे बढ़ते हैं। फिर भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य, वित्तीय संस्थाओं का विनियम पर्यवेक्षण देख लिया, विदेशी मुद्रा का प्रबंधन देख लिया। अब भुगतान और निपटान प्रणालियों का विनियमन व पर्यवेक्षण करना, यानी कि जो वित्तीय जैसे कि भुगतान जो है उसका निपटान जो प्रणालियां हैं उनका विनियमन व पर्यवेक्षण करता है रिजर्व बैंक। यानी कि कोई भी समस्या आती है आपके भुगतान लेने या देने में, तो उसका जो सॉल्व आउट करेगा वो करेगा भारतीय रिजर्व बैंक। चलिए, वित्तीय स्थायित्व कायम रखना, ये भी इसका एक काम है। इन सब का वित्तीय स्थायित्व कायम रखता है। चलिए आगे देखते हैं। एक विनियामक के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक बैंकिंग प्रणाली में लोगों का विश्वास बनाए रखने में मदद करता है और ग्राहकों के शिकायत निवारण हेतु अनेक मंच प्रदान करता है। भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो ग्राहकों की शिकायत निवारण के लिए भी बहुत से मंच प्रदान करता है। सिक्के व 1 रुपये के नोट भारत सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट, इसको आप ध्यान में रखिए। सिक्के और 1 रुपये का जो नोट है वो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी नहीं किया जाता है, वो सब भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बनता है और एक आया हुआ भी है क्वेश्चन पहले एग्ज़ाम में, तो ध्यान रखिएगा। सिक्के सारे व 1 रुपये का जो नोट है वो भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है। उसके ऊपर लिखा होता है भारत सरकार। आपने हमेशा देखा होगा कोई भी सिक्का या 1 रुपये का नोट होगा उसके ऊपर भारत सरकार लिखा होगा, और उसके अलावा जितने भी नोट होंगे उस पर भारतीय रिजर्व बैंक लिखा होगा, ध्यान रखिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक इनके वितरण में मदद करता है, लेकिन ये जो सिक्के और 1 रुपये का नोट जारी तो भारत सरकार करती है, लेकिन वितरण कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। अन्य सभी नोट भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए जाते हैं। उन नोटों पर एक वाक्य मैं धारक को रुपए अदा करने का वचन देता हूँ लिखा होता है। यह वचन वाक्य बैंक की अदा करने की बाध्यता को दर्शाता है। उस पर यह लिखा होता है कि मैं
धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। चलिए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी नोटों पर आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के जितने भी नोट जारी होते हैं उस पर आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। और 1 रुपये का जो नोट पर वित्त सचिव भारत सरकार के हस्ताक्षर होते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है। ध्यान रखिएगा कि किस नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, ध्यान होना चाहिए। 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव भारत सरकार के हस्ताक्षर होते हैं, बाकी सब पे आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये नोट तो देख ही लिए होंगे आपने, 1 रुपये का नोट है, इसके ऊपर लिखा हुआ है भारत सरकार, और ये जो नोट है इस पर लिखा हुआ है भारतीय रिजर्व बैंक या भारत सरकार। मैंने बताया था वही बात। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऐसा एक क्वेश्चन आया था पहले कि 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है, उसमें बहुत से ऑप्शन दिए थे, तो ऐसा क्वेश्चन रीट में भी बन सकते हैं। चलिए आगे देखते। आइए अब हम बैंकिंग प्रणाली का परिचय प्राप्त करें। बैंक एक ऐसी संस्था है जो जमा राशियाँ स्वीकार करती है और उसके बाद ब्याज पर धनराशि उधार देती है। बैंक जमा राशियाँ स्वीकार भी करती है और ब्याज पर धनराशि उधार भी देती है। जमा राशि व ऋण क्या है देखते हैं। कोई भी व्यक्ति जब बैंक में धनराशि जमा कराता है तो बैंक उसको ब्याज के रूप में फायदे देता है। जब कोई बैंक जनता से धन स्वीकार करता है तो वह धन जमा राशि कहलाती है। जब कोई बैंक जनता से पैसे लेता है वो जमा राशि कहलाती है। जब कोई बैंक विभिन्न कार्यों जैसे मकान बनाने, कार खरीदने, व्यापार प्रारंभ करने या खेती के लिए धन उधार देता है तो उसे ऋण कहते हैं। जो देता है बैंक से अपन लेते हैं वो ऋण है, और जो बैंक को देते हैं वो जमा राशि है। ऋण यानी कि अपन उधार ले रहे हैं, वो ऐसा नहीं कि अपन ने ही पैसा जमा कराया वही वापस ले रहे हैं, वो ऋण नहीं कहलाएगा। ऋण अपन जो बैंक से उधार ले रहे हैं। चलिए फिर है क्रेडिट कार्ड। बैंक द्वारा जारी किया गया एक कार्ड जिसमें धारक को कोई वास्तविक नकद भुगतान किए बिना ही वस्तुओं और सेवाओं की खरीद का विकल्प रहता है, उसे क्रेडिट कार्ड कहते हैं। यह एक अल्पकालीन उधार का स्वरूप है। क्रेडिट कार्ड जो होता है कार्ड होता है बैंक का, जो बैंक अपन को देता है। अपने पास पैसे नहीं हो तो भी उस कार्ड की मदद से अपन उधार पर कुछ ले सकते हैं। एक निश्चित अवधि के बाद वापस अपन को वो चीज़ पैसा जो है बैंक को लौटाना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अपना डेबिट कार्ड, जो आजकल एटीएम कार्ड के साथ ही होता है। एटीएम कम डेबिट कार्ड ही आ रहा है आजकल। तो डेबिट कार्ड बैंक द्वारा जारी एक इलेक्ट्रॉनिक कार्ड जिसके माध्यम से धनराशि निकालने या सेवाओं की खरीद के लिए कार्ड धारक का अपने बैंक खाते से संपर्क हो जाता है, उसे डेबिट कार्ड कहते हैं। डेबिट और एटीएम कार्ड साथ ही आते हैं आजकल। इसके धारक को बैंक खाता शाखा तक जाने की जरूरत नहीं होती, वह एटीएम से या दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से में भुगतान कर सकता है। इस कार्ड से भुगतान सीधे ही दुकानदार के खाते में हो जाता है, चेक की आवश्यकता भी नहीं रहती। डेबिट कार्ड यानी कि किसी को भी अपन कहीं किसी दुकान से पैसा अपन कुछ सामान खरीद रहे हैं उसको डायरेक्ट अपन अपने कार्ड से ही पेमेंट करते हैं, वो डेबिट कार्ड कहलाता। आजकल डेबिट एटीएम कार्ड दोनों मिक्स आते हैं। फिर है एटीएम, एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन जिसके माध्यम से ग्राहक विभिन्न बैंकिंग सेवाओं जैसे नकदी आहरण, खाता शेष मालूम करने, बिल भुगतान, राशि स्थानांतरित करने के लिए करता है, उसे स्वचल टेलर मशीन एटीएम कहते हैं। एटीएम की पूरी फॉर्म ऑटोमेटिक यानी कि स्वचल टेलर मशीन। एटीएम की पूरी फॉर्म एग्जाम में आ सकती है, ध्यान रखिएगा एटीएम की। एटीएम 24 घंटे सेवा प्रदान करती है। इसका उपयोग करने के लिए ग्राहक को एटीएम में एटीएम डेबिट कार्ड लगाना होता है और उसके बाद व्यक्तिगत पहचान संख्या पिन, 4 संख्याओं की एक पिन होती है, वो डालनी होती है। पिन संख्या सही होने पर ही मशीन ग्राहक को लेन देन करने की अनुमति देती है। पिन गलत होंगे तो लेन देन नहीं होगी, पिन सही होने पर ही लेन देन होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं चेक। नेक्स्ट है अपना चेक। चेक किसी खाता धारक द्वारा अपने बैंक को दिया गया इस आशय का अनुदेशन है कि विनिर्दिष्ट व्यक्ति या चेक धारक को एक निश्चित धनराशि अदा की जाए। खाता धारक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि खाते में पर्याप्त राशि होने पर ही चेक जारी किया जाए। चेक जो है एक
कागज़ का बना होता है, जिस पर आप सभी ने देख रखा होगा, रीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, अब आपके सभी के अकाउंट भी होंगे और चेक भी देखा ही होगा। तो चेक जो है वो कभी भी जारी करने से पहले अकाउंट में राशि देख लेनी चाहिए, नहीं तो चेक बाउंस हो जाता है। बाउंस होने पर कानूनन कार्रवाई होती है। इसलिए बच्चों, क्या आपको यह पता है कि बैंक में कितने प्रकार के खाते खोले जा सकते हैं? आइए इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। अब बैंक में कितने प्रकार के खाते खोले जा सकते हैं उसकी जानकारी। परंपरागत रूप से भारत में बैंकों में 4 प्रकार के खाते खोले जाते हैं। परंपरागत रूप से 4 प्रकार के खाते, जिनके नाम है चालू खाता, बचत बैंक खाता, आवर्ती जमा खाता और नियत एफडी। ठीक है, एफडी खाता, ये प्रमुख खाते हैं। इनको डिटेल में देखते हैं क्या है। चालू खाता। चालू खाता मुख्यतः कोई व्यापार जैसे स्वामित्व, साझेदारी, फर्म, सरकारी और निजी क्षेत्र की कंपनी चलाने न्यास व्यक्तियों के संघ के लिए खोला जाता है, जिसके प्रतिदिन बड़ी संख्या में लेन देन और भुगतान होते हैं। इस खाते पर जमा राशि पर कोई ब्याज नहीं मिलता है। चालू खाता जो होता है वो किसी कंपनी या किसी फर्म के नाम से होता है, संस्था के नाम से भी हो सकता है, और उसमें दिन के बहुत बड़े बड़े लेन देन होते हैं और उसमें जितनी भी राशि पड़ी होती है उस पर बैंक कोई भी ब्याज नहीं देता है। ये होता है चालू खाता। फिर बचत बैंक खाता, यह सबसे लोकप्रिय खाता है। ये प्रश्न आ सकता है कि सबसे लोकप्रिय खाता कौन सा। तो बचत बैंक खाता लोगों को बचत हेतु और अपनी धनराशियों को जमा करने हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बचत खाते खोले जाते हैं। बचत खातों पर ब्याज दिया जाता है जो न्यूनतम होता है। ये खाते एकल या संयुक्त नामों से खोले जा सकते हैं। बचत बैंक खातों पर ब्याज मिलता है, यह एकल या संयुक्त रूप से खोले जा सकते हैं और न्यूनतम ब्याज फिक्स होता है इस पर कि इतना तो मिलेगा। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या है। आवर्ती जमा खाता। आवर्ती जमा खाता, इस खाते को सामान्यतः आरडी रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट कहा जाता है। ये खाते उन लोगों द्वारा खोले जाते हैं जो किसी निश्चित अवधि तक नियमित रूप से बचत करना और बचत बैंक खाते से उच्चतर ब्याज अर्जित करना चाहते हैं। आवर्ती जमा खाते में किसी निश्चित अवधि के लिए हर महीने कोई नियत राशि स्वीकार की जाती है और उक्त अवधि के अंत में कुल राशि ब्याज सहित वापस की जाती है। प्रति माह लघु बचत करने वालों के लिए यह खाता उपयोगी है। इसमें आहरण की कोई अनुमति नहीं होती, परंतु बैंक पूर्णतावधि से पूर्व खाता बंद करने की अनुमति दे सकता है। किसी माह में धनराशि जमा नहीं होने पर कुछ अर्थदंड देना पड़ता है। आवर्ती जमा खाता 6 माह से लेकर 120 माह की पूर्णतावधि के लिए खोले जाते हैं। ये खाते एकल या संयुक्त नामों से खोले जा सकते हैं। तो आवर्ती जमा खाता, इसको आरडी बोलते हैं अपन, रेकरिंग डिपॉजिट। इसमें कुछ फिक्स होता है, न्यूनतम 6 माह और अधिकतम 120 माह की पूर्णतावधि होती है। उसमें क्या है, हर महीने जो डिपॉजिट किया जाता है उसमें अगर अपन नहीं करते हैं किसी महीने तो उसमें पेनल्टी भी लगती है और ये एकल या संयुक्त नाम से भी खोले जा सकते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नियतावधि जमा खाते, फिक्स डिपॉजिट, यानी कि एफडी बोलते हैं अपन, एफडी वो एफडी फिक्स डिपॉजिट। ये सामान्यतः एफडी फिक्स डिपॉजिट अकाउंट के नाम से जाने जाते हैं। कोई एक निश्चित राशि जमा करके ये खाते किसी एक नियत अवधि के लिए खोले जाते हैं। नियत अवधि 7 दिन से 10 वर्ष तक हो सकती है। ये 7 दिन से 10 वर्ष तक की हो सकती है। जितनी ज़्यादा होगी उतना अच्छा प्रॉफिट मिलता है इसमें पूर्णतावधि से पहले आहरण की अनुमति नहीं होती, परंतु आवश्यकता पड़ने पर कुछ अर्थदंड यानी कि पेनल्टी देकर खाता बंद किया जा सकता है। अवधि पूर्ण होने पर जमा राशियों का ब्याज सहित एक मुश्त भुगतान किया जाता है। जब भी अपन ये अवधि पूर्ण हो जाती है तो उसमें ब्याज सहित पूरी जो राशि होती है उसका एक मुश्त पेमेंट कस्टमर को बैंक कर देता है। आगे देखते हैं। कुछ बैंक प्रत्येक महीने या तिमाही के अंत में ब्याज देने की सुविधा प्रदान करते हैं। उक्त जमा अवधि को अगली अवधि के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है। फिर एफडी जब मैच्योर हो जाती है तो उस एफडी को अपन वापस भी लगा सकते हैं, रिन्यू करवा सकते हैं। फिर देखते हैं आगे,
अवयस्क द्वारा खाता खोलना। अब कोई अवयस्क बच्चा कैसे खाता खोल सकता है वो अपन ने कल देख लिया था, थोड़ा यहाँ भी दे रखा है तो देख लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के नियमानुसार 10 से अधिक वर्ष के अवयस्कों को स्वतंत्र रूप से बचत खाता खोलने के और परिचालन करने की अनुमति है। किसी भी आयु का अवयस्क अपने नैसर्गिक या कानूनी रूप से नियुक्त संरक्षक के माध्यम से बैंक या नियतावधि के आवर्ती जमा खाता खोल सकता है। तो अपन ने कल पढ़ा कि 10 वर्ष से छोटा बच्चा तो अपना पर्सनल अकाउंट नहीं खोल सकता, लेकिन 10 वर्ष से बड़ा बच्चा पर्सनल अकाउंट खोल सकता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बैंकिंग प्रौद्योगिकी। बैंकिंग प्रौद्योगिकी बच्चों, आजकल सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में तेज गति से हो रहे विकास जैसे कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट के व्यापक प्रयोग से भारतीय बैंक अपने ग्राहकों को अधिक विविधता युक्त एवं सुविधाजनक सेवाएं देने में समर्थ हुए हैं। आइए नई प्रौद्योगिकी के साथ बैंकिंग सेवाओं की जानकारी प्राप्त करते हैं। अब अपन देखेंगे कि बैंक और क्या क्या सर्विस अवेलेबल करवाते हैं, क्या क्या सेवाएं अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करवाते हैं। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, सब आजकल बहुत चलती है इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आज के टाइम में क्वेश्चन बन सकते हैं। तत्काल सकल निपटान RTGS काफ़ी पॉपुलर है। RTGS आज के टाइम में, इसको हिंदी में तत्काल सकल निपटान कहेंगे। यह एक ऐसी प्रणाली है जिसके द्वारा किसी बैंक में किसी ग्राहक के खाते से अन्य बैंक में किसी ग्राहक के खाते में निधियां अंतरित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक अनुदेशन दिए जा सकते हैं। इससे विभिन्न शहरों में एक खाते से दूसरे खाते में राशियां के तत्काल अंतरण की सुविधा होती है। इसमें न्यूनतम 2 लाख रुपए की राशि त्वरित रूप से अंतरित की जा सकती है। RTGS में न्यूनतम 2 लाख रुपए अपन मोबाइल के द्वारा या इंटरनेट कंप्यूटर सर्विस के द्वारा किसी भी दूसरे व्यक्ति के खाते में, किसी दूसरे शहर का हो या दूसरे बैंक का हो, तुरंत प्रभाव से हस्तांतरित कर सकते हैं। यह है RTGS। फिर है राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण NEFT। याद रखिएगा, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इसके द्वारा कोई व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति या कंपनी को भुगतान करना चाहता हो अपनी बैंक से संपर्क करके अपने खाते से सीधे प्राप्तकर्ता के खाते में राशि अंतरित करने के लिए कह सकता है। NEFT 1 घंटे के बैचों में कार्य करता है और प्रत्येक निपटान चक्र के बाद निधियों का अंतरण हो जाता है। 2 घंटे की अवधि में हिताधिकारी के खाते में राशि अंतरित हो जाती है। इसके माध्यम से धन अंतरण के लिए धनराशि की कोई न्यूनतम या अधिकतम सीमा नहीं है। अब जो नेफ्ट है इसमें ये हर 1 घंटे के बैच में काम करता है। प्रश्न आ सकता है कि 1 घंटे के बैच में कौन सी सर्विस काम करती है, तो नेफ्ट करता है। 1 घंटे का बैच यानी कि आपने जैसे इसका 1 बजे सारे हस्तांतरण होते हैं और आपने 12:02 पे कोई पैसा ट्रांसफ़र किया, तो वो 1 बजे जब इसका बैच होगा हस्तांतरण का, तब वो पैसा दूसरे के खाते में जाएगा। यानी कि मैक्सिमम 2 घंटे मान लो, 2 घंटे की अवधि में जो पैसा है वो दूसरे के खाते में चला जाएगा और इसमें पैसे की कोई लिमिट नहीं होती है। RTGS में लिमिट है 2 लाख रुपए की और नेफ्ट में कोई भी लिमिट नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे कौन सी सर्विस है। इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग ये भी काफ़ी पॉपुलर है। इंटरनेट बैंकिंग से लोग बैंक शाखा में जाए बिना इंटरनेट के द्वारा कहीं से और किसी भी समय बैंकिंग गतिविधियां कर सकते हैं। ऑनलाइन लेन देन, खाते की राशि की जानकारी और बिलों का भुगतान किया जा सकता है। ऑनलाइन बैंकिंग को इंटरनेट बैंकिंग, वेब बैंकिंग, वर्चुअल बैंकिंग आदि भी कहा जाता है। यह है इंटरनेट बैंकिंग। कंप्यूटर के इंटरनेट कनेक्शन के द्वारा अपन कहीं पर भी अपने बैंक के खाते को चला सकते हैं, आराम से पैसा कितना अमाउंट है देख सकते हैं, ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और भी बहुत सी सर्विस का उपयोग कर सकते हैं। फिर लास्ट है मोबाइल बैंकिंग। मोबाइल फ़ोन के उपयोग से खाता शेषों की निगरानी, धनराशि अंतरण तथा बिलों के भुगतान आदि बैंकिंग गतिविधियां करना मोबाइल बैंकिंग कहलाता है। बैंक के पास पंजीकरण करवाकर ग्राहक इस सुविधा को प्राप्त कर सकते हैं। इस सर्विस को प्राप्त करने के लिए बैंक के पास रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। उसके बाद हमारे मोबाइल में ऐप के द्वारा मोबाइल बैंकिंग शुरू हो जाती है। चलिए कुछ शब्दावली दी हुई है। RBI का मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। नियतावधि यानी कि निश्चित अवधि, अनुदेश यानी कि निर्देश और अंतरित यानी कि स्थानांतरित। तो साथियों
यहीं पर अपना ये टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाता है। अब अपना इस यूनिट का एक टॉपिक और बचता है, उपभोक्ता जागरूकता, ऐसा करके वो अपन नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो साथियों, वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे साथ जुड़े रहे। आगे हम ऐसे ही आपके लिए इम्पोर्टेंट वीडियोस लाते रहेंगे और इन वीडियोस पर जो क्वेश्चंस होंगे वो अपन अपने इंस्टाग्राम पेज पर करेंगे। तो साथियों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।